Good morning everyone. This is your social science class for class 8. So now we are starting with our political science book unit 3. So we are now going to start the chapter 5, that is judiciary of unit 3. So our chapter is chapter 5, that is judiciary. We already studied chapter 4, that is understanding laws, and we understand that for the execution means executive to implement any law, executive body and legislative body is most necessary. हमने पहले भी देखा चैप्टर्स में कि किसी भी लॉ को बनाने के लिए तीन बॉडीज़ का होना ज़रूरी है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कोई भी लॉ अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उनके लिए जुडिशरी नेसेसरी होती है और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भी. सो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कहाँ तक है? पार्लियामेंट का. ठीक है, पार्लियामेंट बॉडी किस में वर्क करती है? लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि अगर वहाँ से कोई प्लान पास होगा तभी वो जुडिशरी यानी कोर्ट्स तक आएगा. जो जुडिशरी है इसमें हमारे कोर्ट आते हैं. So now we are starting. A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. But can you think of why we need this court? As you have read in Unit 2, in India we have the rule of law. What this means is that laws apply equally all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of mechanism of courts that a citizen of government. The judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it is independent. What does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your area and Supreme Court in Delhi? In this chapter you will find answers to these questions. तो हमने इस पैराग्राफ में देखा कि हमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, एक आइडिया दिया गया जिसमें ये बताया है कि किसी भी लॉ को पास होने के लिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों की ज़रूरत होती है. जुडिशरी में हमारे ज़्यादातर जितने भी कोर्ट्स होते हैं, चाहे वो लोकल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होता है जो पूरे इंडियन लेवल पे होता है, हाई कोर्ट होता है जो पूरे स्टेट का होता है लाइक राजस्थान का. ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का लाइक अजमेर का होगा, और लोकल कोर्ट यानी जो हमारे आसपास के एरिया में जिनमें हम छोटे मोटे अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व कराने के लिए जाते हैं. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई लॉ बना तो वो लॉ जो बनता है वो जुडिशरी से ही पास होता है. ठीक है, पार्लियामेंट वगैरह किससे पास करवाते हैं? जुडिशरी में जो जज होते हैं वो जब उस पर पूरा सील लगा देते हैं, पास हो जाता है, तब जाके ये होता है कि हाँ इंडिया में ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा और अब से ये लॉ फॉलो किया जाएगा. लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कोई हर लॉ को मान. What is the role of judiciary? Courts take decisions on very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student or about the sharing of river waters between states, or they can punish people you particular crimes. So courts का क्या काम होता है कि वो एक तो जो है ना बहुत सारे issues आते हैं उनको लेकर डिस्कस करते हैं, और जिसके बीच में issues होते हैं मतलब पार्टी ए एंड बी दोनों की पूरी तरीके से प्रॉब्लम्स को सुना जाता है और उनके बेसिस पे उनको डिसीजंस एंड पनिशमेंट दिए जाते हैं. तो सबसे पहले जुडिशरी का काम यही होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हुआ है यानी कोई लड़ाई है जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना. Dispute resolution. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two state governments and between the center and the state government. So dispute पहला जुडिशरी का क्या वर्क होता है कि वो जो भी डिस्प्यूट यानी जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी सिटीज़न के बीच में भी हो सकती है, या फिर हो सकता है सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में हो, या ऐसा हो सकता है कि किसी दो गवर्नमेंट के बीच में या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करना. सेकेंड वर्क जो होता है जुडिशियल रिव्यू. As the final interpreter of constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament. It basically believes that there are a violation of basic structure of the constitution. This is called judicial review.
सो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जो भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कोई लॉ को अगर पास करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो जुडिशरी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, और जो लोग उसके अगेंस्ट होते हैं मतलब उसके खिलाफ होते हैं उनको भी सुना जाता है, और जो उसके साथ होते हैं मतलब उसकी साइड में होते हैं उनको भी सुना जाता है, और फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से मतलब लॉ को समझते हुए पास किया जाता है। तो मतलब किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करना जुडिशरी का वर्क होता है। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट। अपहोल्डिंग द लॉ मतलब अब जो लॉ पास हो गया या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ आज तक बने हुए हैं उनकी भी केयर टेक कौन करता है? जुडिशरी। अगर कोई उसके खिलाफ जा रहा है या उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसके लिए भी पनिशमेंट है, जो कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that the fundamental rights have been violated. अगर किसी भी सिटीज़न को ये लगता है कि उनका फंडामेंटल राइट मतलब जो उनको राइट्स गवर्नमेंट से मिले हुए हैं जैसे राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, अगर उनका वो ख़राब हो रहे हैं तो उनको पूरा अधिकार है कि वो हाई कोर्ट के पास जाएं और उसकी कंप्लेन या उसके लिए फाइल कर जो केस होता है वो फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 8 बुक यू रीड अबाउट हकीम शेख, एन एग्रीकल्चरल लेबर हु फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन एंड इंजर्ड हिमसेल्फ एंड होज कंडीशन गॉट वर्स बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल्स रिफ्यूज टू एडमिट हिम। जैसे हमने पहले 7th क्लास में केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें देखा था कि एक हकीम शेख था जो कि एग्रीकल्चरल लेबर था, मतलब एग्रीकल्चर में लेबर करता था खेत में, ठीक है। वो एक बार ट्रेन से गिर गया था, हम ये कह सकते हैं, और उसको इंजरी हुई थी, चोट लगी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो हॉस्पिटल है उनने उसको एडमिट करने से मना कर दिया था। ऑन हियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू हेल्थ। सो उस केस के बाद कोर्ट ने यानी जुडिशरी ने एक आर्टिकल निकाला था, मतलब एक लॉ निकाला था। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21, जिसमें ये था कि हर जो हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ आया था और उसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ मतलब सबको जीने का इक्वालिटी से अधिकार है, और उस अधिकार में उनकी हेल्थ भी, राइट टू हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया था। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन। और क्योंकि वो केस वेस्ट बंगाल का था तो इसलिए कोर्ट ने कहा था कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो उनको कंपनसेशन मतलब एज अ हम कह सकते हैं फीस प्रोवाइड कराएगी, मतलब क्योंकि उनको उस समय दिक्कत दी गई थी तो उसके लिए पैसे भी दिए गए थे। फॉर द लॉस ऑफ सफर्ड एज वेल एज कम अप विद अ ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। तो पहले ये एक मतलब ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट होता है मतलब किसी भी चीज़ का हम कह सकते हैं एक मॉडल, कि पहले वो फाइनलाइज होगा उससे पहले उसकी एक रफ कॉपी होती है ना, उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। केस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। सो ये उसका एक ब्लूप्रिंट था जो फिर उसके बाद फाइनलाइज होके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती क्या है? ठीक है, इमेजिन अ सिचुएशन इन विच पावरफुल पॉलिटिशियन हैज एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। अगर हम एक सिचुएशन देखें जिसमें एक पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसने एक फैमिली की लैंड को ले लिया, ठीक है, उसको हम हमारी फैमिली है कुछ भी मान सकते हैं या फैमिली ए, और क्या हुआ है कि फैमिली के पास एक लैंड है जिसको पॉलिटिशियन है पावरफुल, यानी जो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल पार्टी का या कोई मिनिस्टर हो सकता है जिसने उस लैंड पे अपनी पावर की वजह से उस लैंड को ले लिया ज़बरदस्ती। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज पावर। उस पॉलिटिशियन के पास हो सकता है इतनी पावर हो कि वो क्या करेगा, उस केस को जज को पैसे देके इधर उधर करवाने की कोशिश करेगा। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट द जज इज़ क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो जज हो वो बिल्कुल पार्शियल हो, मतलब कि भेदभाव करे और जो पॉलिटिशियन है उसका साथ दे। The control that the politician holds over the judge does not allow the judge to take an independent decision। और फिर क्या होगा कि वो पॉलिटिशियन इस कारण से द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज, और वो जज को अपने जो पॉलिटिशियन है वो जज को अपने कंट्रोल में इतना ले लेगा कि जो डिसीज़न होगा जज का वो इंडिपेंडेंट यानी उसका खुद का नहीं होगा, वो डिसीज़न देगा जो पॉलिटिशियन चाहता है। तो क्या वो इंडिपेंडेंट डिसीज़न हुआ? नहीं,
वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे जज पार्शियल हो गया, उसने सिर्फ पॉलिटिशियन की साइड ली और वो उसका खुद का डिसीजन नहीं था, उसने वो डिसीजन दिया जो पॉलिटिशियन चाहता था। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन। तो इससे क्या हुआ कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और जो वो है सल्यूशन आया मतलब जजमेंट था वो किसके फेवर में था, पॉलिटिशियन के फेवर। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence judicial process, the Indian Constitution protests against the kind of situation by providing for the independence of the judiciary। तो हमने कई बार देखा होगा इंडिया में इतने रिच लोग होते हैं कि वो जज को मतलब इस तरीके से पैसे दे के और जो जजमेंट होता है वो अपने फेवर में कराना चाहते हैं, पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। वन एस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स, और इसकी जो वन एस्पेक्ट है मतलब एक हम ये भी देख सकते हैं कि पावर्स को कैसे ये सेपरेट करता है। This as you read chapter 1 is the key feature of the constitution. What is the means here is other branches of government. The legislature and the executive cannot interfere in the work of judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. So separation of power ये होता है कि हम स्टार्टिंग से 3 ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के, जिसमें हम देख रहे हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सो तीनों ही जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी लॉ को पास करने के लिए। जैसे जुडिशरी का जो वर्क होता है उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को फोर्स नहीं कर सकता, अगर उसको सही लगेगा तो ही वो उस लॉ को इंडियंस के लिए पास करेगा। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल दैट ऑल द जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद very little interference from these other branches of the government. Once appointed to this office, it is also very difficult to remove a judge. पर हाँ ये एक होता है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं अगर उनको एक बार अपॉइंट कर दिया जाता है तो फिर गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं वो भी नहीं हटा सकते। इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, तो ये इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, जो एक बार जज अपॉइंट हो गया फिर उसको नहीं हटाया जा सकता। द कोर्ट्स टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन एंश्योरिंग दैट देयर इज मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर कोई जज लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के फेवर में डिसीजन नहीं दे रहा तो वो उस जज को हटाना चाहें, लेकिन ऐसी पावर उनके पास नहीं होती। अगर वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपॉइंट करते हैं जज को, लेकिन वो उसको हटा नहीं सकते। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड। और सबसे बड़ा जो काम होता है जुडिशरी का वो यही होता है कि अगर किसी भी सिटीज़न का जो फंडामेंटल राइट है, अगर उसको मतलब अधिकार जो है सबसे ज़रूरी, अगर उनको ख़राब किया जा रहा है या किसी भी तरीके से उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल रहे, राइट्स नहीं मिल रहे, तो वो उन्हें दिलाएं, ठीक है। तो इसलिए वो सिटीज़न कोर्ट तक पहुंच सकता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? अब इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है हम ये देखेंगे। क्या सबके लिए मतलब पूरे इंडिया के लिए सिर्फ एक कोर्ट होता है या पूरे स्टेट के लिए एक कोर्ट होता है? तो हम देखेंगे कि इंडिया में अब कोर्ट्स का क्या स्ट्रक्चर। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उनका अलग अलग लेवल है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है और पूरे कंट्री के लिए एक या दो कोर्ट से काम नहीं होगा। इसलिए जो इंडिया है उसमें जैसे गवर्नमेंट जो कि वो डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइडेड है, इसी तरीके से जो कोर्ट्स हैं वो भी डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड किए गए हैं। There are several courts at the lower level while there is only one at the apex level. अगर हम लोकल लेवल यानी कि लोअर लेवल पे देखें, जैसे राजस्थान में, तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अपर लेवल पे देखें तो सिर्फ एक ही कोर्ट होता है जिसे बोलते हैं एपेक्स लेवल, और वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। पूरे इंडिया के लिए सबसे हाई कोर्ट, सबसे जो मेन कोर्ट है पूरे इंडिया के लिए, वो कौन सा आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद व्हाट आर द सब कोऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो सबसे ज़्यादा अगर हमारे कभी प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो कौन से कोर्ट में सॉल्व की जाती हैं? डिस्ट्रिक्ट या सब कोऑर्डिनेट कोर्ट में। तो फर्स्ट सबसे लोअर लेवल कौन सा हो गया? सब कोऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। These are usually at the district और तहसील लेवल और in the towns and they hear many kinds of cases। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये ज़्यादातर या तो किसी डिस्ट्रिक्ट में लाइक अजमेर या उसके आसपास की तहसील जैसे किशनगढ़ या फिर
नस्ल तो ऐसे या टाउन जो आसपास के एरिया मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स और उनके एरिया होते हैं वहाँ पे मिलता है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रेसिस्ड ओवर द डिस्ट्रिक्ट जज। और फिर उन सबका जो मेन डिस्ट्रिक्ट का मतलब कोर्ट्स का हेड होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट और हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, तो सब इतने सारे जो इंडिया में पूरे 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबका एक हाई कोर्ट होता है। मतलब हर स्टेट का एक, राजस्थान का हाई कोर्ट होगा, पंजाब का हाई कोर्ट होगा, तो हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। ईच स्टेट हैज़ हाई कोर्ट विच इज़ हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इज़ प्रेसिस्ड ओवर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो सबसे टॉप कोर्ट होता है वो होता है इंडिया का सबसे हाई लेवल का कोर्ट, जो स्टेट्स के ऊपर भी हाई होता है, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और कंट्रोल कौन करता है इसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस यानी जो सबसे बड़ा जज होता है ना, जो सबसे मेन पोस्ट पे अपॉइंट होता है, उनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजंस मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है उसको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, हम ये पिरामिड देखते हैं। जैसे हम इस पिरामिड में देख सकते हैं कि सबसे नीचे लोअर पे कौन सा आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकंड पे आ सकता है हाई कोर्ट और थर्ड पे सुप्रीम कोर्ट। हम ये देख सकते हैं डायग्राम पिक्चर जिसमें दिखाया है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। मद्रास यानी प्रेजेंटली चेन्नई। आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? येस दे आर। क्यों? क्योंकि जो भी कोर्ट ने, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना दिया या कुछ भी डिसीजन दे दिया तो उसको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकते। In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by higher courts are binding on lower courts. वही कहा गया कि जो भी डिसीजन हाई कोर्ट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता, या जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट ने दिया उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता। Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to the higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is injustice. हम इसको दूसरे वे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी ने अपना जो केस है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया और जब उसको वहाँ से जो मतलब डिसीजन मिला, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर वो हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। और जो ये कोर्ट वर्क करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट वर्क करेगा तो वो हाई कोर्ट के डिसीजन को भी हमेशा ध्यान में रखेगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द एप्लीएट सिस्टम। हम देखेंगे कि एप्लीएट सिस्टम होता क्या है। बाय ट्रैकिंग अ केस स्टडी Delhi administration versus Lakshman Kumar and others from the lower courts to the Supreme Court. हम एक केस स्टडी देखेंगे जो किसकी है? लक्ष्मण कुमार की। In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman brothers and their families. So फरवरी 1980 की बात है जब लक्ष्मण कुमार ने एक 20 ईयर की गर्ल से शादी करी थी जिसका नाम था सुधा गोयल, और वो दोनों दिल्ली में रहते थे अपने ब्रदर्स एंड फैमिली के साथ। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। और सुधा जल गई थी, इसलिए 2 दिसंबर 1980 को, मतलब जब उसकी शादी हुई उसी साल वो मर गई। क्यों? क्योंकि वो जल गई थी घर पे। हर फैमिली फिल्ड अ केस इन कोर्ट। और जो उसकी फैमिली थी उनने फिर केस कर दिया। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन अ विटनेस। और जब ये केस ट्रायल कोर्ट तक गया तो उसके जो आसपास के नेबर यानी उसके जो पड़ोसी थे उनको बुलाया गया विटनेस के लिए, सबूत के लिए। दे स्टार्टेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1 दे हैड हियर्ड सुधा स्क्रीम एंड फोर्स्ड देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट। तो उनके एक नेबर बोलते हैं कि हाँ, 1 दिसंबर को हमने देखा था कि सुधा की अजीब सी चीखने की आवाज़ें आ रही थी, चिल्लाने की, और उनको ज़बरदस्ती उनके घर अंदर ले जाया गया। They saw Sudha standing with her साड़ी in flames।
और उनने वहाँ पे देखा था कि सुधा की साड़ी में उस समय फ्लेम्स यानी आग लग गई थी। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन गनी बैग एंड ब्लैंकेट, और फिर वहाँ पे ब्लैंकेट लाके उनकी जो साड़ी में आग लगी थी उसको बुझाया गया। सुधा टोल्ड दैम दैट हर मदर इन लॉ Shakuntala had poured kerosene oil on her and her husband Lakshman had lit the fire। और एक ने जो उनकी एक नेबर थी उनने बताया कि उनने देखा था कि जो सुधा की मदर इन लॉ मतलब उनकी सास थी, उनने उनके ऊपर केरोसिन डाला और फिर लक्ष्मण जो थे यानी उनके हस्बैंड ने उनकी फायर लगा दी। ड्यूरिंग द ट्रायल मेंबर्स ऑफ सुधा फैमिली एंड अ नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर इन हर लॉस एंड दैट वर डिमांडिंग मोर कैश, अ स्कूटर एंड अ फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। सो उनके फैमिली मेंबर्स जो थे सुधा के, उनने बताया था कि जो इनके लॉस थे मतलब जो ससुराल थे वो उनसे एक फर्स्ट चाइल्ड के होने पर उनसे फ्रिज और कुछ कैश और एक स्कूटर मांग रहे थे। एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर वाइल शी वॉज हीटिंग मिल्क। पर लेकिन जो लक्ष्मण थे मतलब उनके सुधा के हस्बैंड और जो उनकी मदर इन लॉ थी उनने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुधा अपने चाइल्ड के लिए मतलब अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करी थी और इस समय उनकी साड़ी में एक्सीडेंटली आग लग गई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंस्ड ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ। और इस वजह से जो कोर्ट थी वहाँ पे इन तीनों को डिसीजन सुनाया गया, यानी सुधा के जो हस्बैंड थे वो, उनके जो मदर इन लॉ थी वो और उनके ब्रदर इन लॉ को डेथ की पनिशमेंट दी गई। In November 1983, the three accused went to High Court to appeal against the verdict of trial court। पर क्योंकि ये तीनों ही इस डिसीजन से सहमत नहीं थे, इनने नहीं माना, इसलिए ये हाई कोर्ट तक गए थे। The High Court, after hearing the argument of all the lawyers, decided that Sudha had died due to the accidental fire caused by the kerosene stove। Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted। So जब इतनी सारी उनने डिफरेंट जजेस जो थे उनकी डिमांड सुनी, उनकी बातों को सुनते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि जो लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्र थे, तीनों को ही मतलब जो पनिशमेंट मिली थी डेथ की वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सुधा की डेथ हुई थी वो बस साड़ी में आग लगने से हुई थी। सो वी स्टडी फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। हम इसमें यहीं तक पूरा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे।